हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर जो कि हमारा चैप्टर नंबर 2 है उसके PYQs अभी ख़त्म किए हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है जिसके PYQs हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 3 विच इज़ केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फॉर द रिएक्शन x + 2y gives P, the differential form of the equation of the rate law is। चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, फाइंड आउट करना है हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रेट क्या है और ये इक्वेशन क्या दे रखी है, डिफरेंशियल फॉर्म क्या है, इस तरीके से सारी चीज़ें हम समझ लेते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है एक्चुअल में, जैसे सपोज करो आप ना एक कार ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है, तो जो जैसे कार है वो फास्ट चल रही है, स्लो चल रही है, आप वो कैसे बता पाते हैं? अगर आपको उस कार की स्पीड पता होती है। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे कि कार की स्पीड ये बताती है कि कार फास्ट चल रही है, स्लो चल रही है, या कितने टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ। तो ऐसे ही हमारी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, उनकी बेसिकली एक तरीके से कहेंगे इनडायरेक्टली हम स्पीड के बारे में ही बात करते हैं, बट यहाँ पे थोड़े दूसरे तरीके से हम निकालते हैं। ठीक है, जैसे अभी अगर हम कार की स्पीड की बात करें तो कार की स्पीड हम कैसे निकालेंगे कि भाई जो भी टोटल गिवन टाइम था उसमें जो टोटल उसने डिस्टेंस कवर कर लिया। ठीक है, तो वो अगर हम निकाल लेते हैं तो वो हमारी क्या हो जाती है? स्पीड हो जाती है। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो रिएक्शन है उसकी स्पीड हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, वो कितना फास्ट हो रही है, स्लो हो रही है, कब खत्म होगी, कब नहीं, ये सारी चीज़ हमें कैसे पता चलेगी? इक्वेशन जो भी हमारी रिएक्शन है उसके रेट से। ठीक है, तो बेसिकली आप यहाँ पे ना आप मतलब एनालॉगी कर सकते हैं विद स्पीड ऑफ एनी व्हीकल विद द रेट ऑफ द रिएक्शन। मतलब ठीक है, जैसे स्पीड व्हीकल के बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी कितनी देर में, या मतलब वो फास्ट है, स्लो है। ऐसे ही रेट जो होता है वो इंफॉर्मेशन देता है रिएक्शन के बारे में कि रिएक्शन कितनी फास्ट हो रही है या स्लो हो रही है और कितने टाइम में ख़त्म होगी या कितने टाइम में नहीं। ठीक है, तो रेट से हमें पता चलता है, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब रेट निकालने का तरीका क्या है? ठीक है, तो रेट कैसे निकाला जाता है? रेट अब यहाँ पे तो हम स्पीड की तरह तो नहीं कर सकते कि डिस्टेंस कितना मेजर करा। हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हमने जो रिएक्शन लगाई है उसमें उसकी जो हमने स्टार्ट करा, कोई भी रिएक्टेंट हमने किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से स्टार्ट करा है, तो मतलब वो जो कंसंट्रेशन है उसमें कितना चेंजेस आया है। ठीक है, तो जितने चेंजेस आए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वही हमारा क्या हो जाता है? रेट हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है जैसे कोई भी हमारा जो रिएक्टेंट है इसकी जो कंसंट्रेशन में जो चेंजेस आए हैं, ठीक है, उसको अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखूं तो वही हमारा क्या हो जाता है? रेट ऑफ द रिएक्शन। अच्छा, रेट ऑफ द रिएक्शन हम दो टर्म्स में डिफाइन करते हैं, रिएक्टेंट की टर्म्स में भी डिफाइन करते हैं और प्रोडक्ट की टर्म्स में भी डिफाइन करते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट की टर्म्स में हम कैसे डिफाइन करेंगे? देखो, अगर मैं बात करूं रेट की, तो वो क्या हो जाता है? हमारी कंसंट्रेशन, किसकी? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में जितना चेंज आया है, तो ये जितना चेंज मतलब जो चेंज है वो किससे दिखाया जा रहा है? डी से। ठीक है, मैथमेटिक में ये यूज़ करा जाता है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, कोई भी जो चेंज है वो कैसे दिखा सकते हैं हम? डी और अपॉन में मतलब बी टी, मतलब इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, तो जितना भी हमारी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज आया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम उसी से हम क्या पता लगा लेंगे? रिएक्शन का रेट। ठीक है, सिमिलरली हमारे जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है उसमें कितना चेंज आया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर हम वो भी निकाल लेते हैं तो भी हमें क्या पता लग जाता है? रिएक्शन का रेट पता चल जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि रिएक्टेंट है हम पहचानेंगे कैसे? तो मतलब इसके आगे क्या लगा देते हैं? हम माइनस का साइन लगा देते हैं। इससे मतलब माइनस का साइन हमें ये बताता है कि हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को के चेंजेस को ऑब्जर्व कर रहे हैं रेट निकालने के लिए। ठीक है, वेयर एज वी यूज पॉजिटिव साइन
टू कैलकुलेट रेट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस चीज का आप मेजर भी ध्यान रखेंगे। तो यही हमारे डिफरेंशियल, ये मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स को पता होगा, जैसे ये मतलब dx अपॉन में dt, ये क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म है ये, ठीक है। तो यही है, यही पूछा गया है कि डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन बताइए रेट की, ये गिवन इक्वेशन है। तो अब इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से लिखते हैं देखिए, अगर मैं इस रिएक्शन के रेट को लिखने लगूं तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर क्या आएगा हमारा, क्योंकि हमारा रिएक्टेंट x है, जितने रिएक्टेंट है उतने रिएक्टेंट के टर्म्स में आप रेट को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x है, मैंने x लिख दिया, ठीक है। और इसके बाद और क्या लिख सकते हैं, माइनस डी y अपॉन में dt, क्योंकि y भी हमारा क्या है, रिएक्टेंट। अच्छा, अब रेट में क्या होता है, जब भी हम रेट डिफाइन करते हैं ना, तो क्या होता है, ये जो कोफिशिएंट होते हैं वो हमेशा क्या हो जाते हैं, अपॉन में आ जाते हैं, ठीक है, अपॉन में। इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। और रेट कैसे डिफाइन हो सकता है, हमारा एक प्रोडक्ट भी दिया गया है तो उसकी टर्म्स में भी हम रेट को डिफाइन कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। सबसे पहले हम देख लेते हैं y, डी बाई डी टी, ये रहा, और प्लस में डी पी बाई डी टी। तो अगर हम इन दोनों को देखें तो हमारे पास तो ये इक्वेशन बन रही है, मतलब 1 2 जो है वो अपॉन में आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, लेकिन यहाँ तो कहाँ जा रहा है, न्यूमिनेटर में जा रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। सी देख लेते हैं, डी पी डी टी डी एक्स, ठीक है, इसको और इसको लिया गया है, ठीक। चलो इसको और इसको लिया गया है, ये तो सही दिखा है, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट के आगे क्या लगा हुआ है, माइनस, जबकि प्रोडक्ट के आगे हमारा क्या रहेगा, प्लस रहेगा। इस चीज का ध्यान रखिए। तो ये भी ऑप्शन कैंसिल हो जाता है। डी ऑप्शन देख लेते हैं, क्या नाम है, डी एक्स डी अपॉन में डी टी है और डी वाई अपॉन में डी टी है, ठीक है। दोनों तरफ माइनस है क्योंकि दोनों ही रिएक्टेंट है, तो यहाँ पे हमारे पास दोनों तरफ माइनस है, ठीक है ये भी। लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट 2 नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर जबकि हमारे इक्वेशन में क्या होना चाहिए, 2, तो यानी कि ये ऑप्शन भी गलत आता है, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारा आंसर क्या रहेगा, बी। इसको चेक कर लेते हैं एक बार फिर भी। देखो डी पी बाई डी टी, ठीक है, प्लस का साइन है, यहाँ पर प्लस है, डी बाई डी टी ये रहा, और माइनस का साइन है, माइनस का साइन है। अच्छा, यहाँ पे अपॉन में जो 2 था वो इधर चला गया है, तो ये अगर मैं इसको ऐसे ना लिख के, अगर मैं ये 2 यहाँ ना लिख के मैं यहाँ लिख देती हूँ, तो हमारा क्या नाम है, ये ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इन द गिवन रिएक्शन N2 3H2 gives NH3. Basically, it is the formation of NH3, which is also known as Haber's process. The rate of formation of NH3 is this. Calculate the rate of reaction and rate of disappearance. ठीक है। अभी जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कशन किया था उसके बारे में कि जो रेट होता है हमारा, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, देखिए हमें क्या रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे निकालेंगे, देखिए किसी भी एक रिएक्टेंट या किसी भी एक प्रोडक्ट के बारे में अगर आप बता देते हैं तो वही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन आ जाता है। अब यहाँ पे अमोनिया दिया गया है, यानी कि प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा हमारा 1/2, क्योंकि प्रोडक्ट है तो इसीलिए प्लस आएगा, और डी NH3 अपॉन में डी टी, ठीक है। अब देखो बेसिकली क्या है, यहाँ पे प्लस क्यों लगाते हैं प्रोडक्ट के आगे, क्योंकि अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो अगर हमने रिएक्टेंट लिया है और उसकी रिएक्शन हो रही है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, जबकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमारी क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। इसीलिए जब भी हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं और यहाँ पर हम अगर रिएक्टेंट लिखते हैं तो उसके आगे हम माइनस लगाते हैं, जबकि प्रोडक्ट के आगे हम क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं। ये इंडिकेट करता है कि हमारे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है, मतलब टाइम के साथ। चलिए, तो अब हमें क्या दिया हुआ है, अगर मतलब हमें ये डेटा पता लग जाए तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन पता लग जाए, ठीक है। अब यहाँ पर हमें जो गिवन है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस, अब देखो ये जो बेसिकली जो चेंज इन कंसंट्रेशन है, ये आपको जब भी हम प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तो वो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को लिख कर देगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब मैंने क्या बोला है कि ये जो हमारी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है,
मैंने यहाँ पर अभी कोफिशिएंट नहीं दिया है, क्यों? क्योंकि अभी मैं यहाँ पर जो आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम किस तरीके से लिखते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3। मतलब बेसिकली यहाँ पर क्या है, कोई सा भी प्रोडक्ट है तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट लिख देंगे। मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट को हम इनडायरेक्टली कैसे लिखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या, देखिए यहाँ पर जो हमें डेटा गिवन है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गिवन है हमें, ठीक है। देखिए अब क्या होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसकी अगर हम चेंज इन कंसंट्रेशन देखें तो हम उसको दूसरी फॉर्म में ये भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पर अमोनिया लिखा है क्योंकि यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट है वो अमोनिया है। देखिए क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, धीरे धीरे टाइम के बाद मतलब फॉर्मेशन होना लग जाता है प्रोडक्ट की, तो इसी वजह से हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पर मैंने कोफिशिएंट नहीं लिया है, कोफिशिएंट नहीं लेंगे जब भी हम रेट ऑफ फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं प्रोडक्ट की, तो यहाँ पर कोफिशिएंट नहीं लिखना है। कोफिशिएंट लिखने के बाद तो वो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन के अलग है और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये इसको हम कैसे दिखाते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया कितना दिया हुआ है, 3.6, यानी कि हमें ये जो क्या नाम है, ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया मतलब क्या है, किसकी वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई है, यानी कि हम जो हमें यहाँ पर 3.6 इंटू 10 की पावर -4 जो दी गई है वो इसकी जगह रखेंगे, ठीक है। तो इसको मैं अगर सॉल्व करूंगी तो क्या हो जाएगा, +1/2 और वैल्यू रख देंगे कितनी, 3.6 इंटू 10 की पावर -4, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 1.8 10 की पावर -4 मोल्स पर लीटर पर सेकंड। तो ये हमारा क्या रहेगा आंसर, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन हमारा कितना आ गया, देख रहे हैं ना, 1.8 10 की पावर -4। बेसिकली जो हमें फॉर्मेशन दिया जाएगा वो सिर्फ इतना होगा, ठीक है। अगर हमने उसके साथ कोफिशिएंट जोड़ दिया तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब दूसरा क्या कह रहा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। देखो जिस तरीके से अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का चेंज देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो हमें क्या बताता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। सिमिलरली अगर हम रेट ऑफ जो कंसंट्रेशन है किसकी, रिएक्टेंट की, अगर हम देखें, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर चेंज हो रहा है, यानी कि जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन में जितना भी चेंज हो रहा है हम उसे कैसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है, रिएक्टेंट मतलब रिएक्ट कर रहा है, यानी कि उसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो हम क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ठीक है, किसकी, रिएक्टेंट की, एनी रिएक्टेंट, ठीक। तो जब भी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज को ऑब्जर्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। और जब भी अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंजेस ऑब्जर्व करेंगे तो उसे कैसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ पर क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना है। आई थिंक इसमें कुछ मिस कर रही हूँ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, ठीक है, ये मैं लिखना भूल गई, सॉरी, ठीक है। तो H2 जो है हमारा, इसका जो है रेट मतलब ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना है। तो अब हम हमारा बेसिकली यहाँ पर क्या आ जाएगा, R की जगह क्या आ जाएगा, H2। तो अब आप देख लीजिए, सबसे पहले अगर हमें H2, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, H2। हमें क्या निकालना है, ये निकालना है DH2 अपॉन में dt। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमें किसी तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन पता लग जाती है तो उसी से हम क्या निकाल लेंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2। देख लीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन हमारा कितना निकल कर आया है, लिख देती हूँ मैं यहाँ पर 1.8 10 की पावर -4, ठीक है, यूनिट नहीं लगा रही, बाद में लगा देंगे। अच्छा, अगर मैं H2 की फॉर्म में लिखूं तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट है ये,
और D अपॉन में H2 अपॉन में dt। यानी कि हमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 निकालना है, यानी कि हमें क्या निकालना है, ये वाली टर्म निकालनी है। तो ये वाली टर्म कैसे निकालेंगे, 3 को इधर सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस का साइन इधर ले आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है आंसर आ जाएगा, ठीक। अब देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। और -3 1.8 10 की पावर -4 इज इक्वल्स टू में dH2 अपॉन में dt। ये क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली इसमें जो कंफ्यूजन होती है वो ये होती है कि फॉर्मेशन और डिसअपीयरेंस किसका दिया है और रेट ऑफ रिएक्शन अलग होता है किससे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। मतलब ये कि जो भी हमें रेट ऑफ रिएक्शन जब भी हमें निकालना होता है उसके संग में हमारे साथ कोफिशिएंट जरूर आता है, ठीक है। जबकि रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में सिर्फ ये वाली चीज होती है, ठीक है। मतलब देखा जाए तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम जो नाम देते हैं वो है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट या फिर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द फॉलोइंग रिएक्शन वाज कैरिड आउट इन वाटर। हमारे पास ये एक रिएक्शन गिवन है, ठीक है। अब और क्या दिया गया है, द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ I नेगेटिव आयन वाज 0.30 मोलैरिटी एंड द कंसंट्रेशन आफ्टर 10 मिनट। देखिए ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर जो जिस तरीके की लैंग्वेज यूज करी गई है ना उससे ही आपको पता लगाना है कि क्या गिवन है और हमें क्या किस तरीके से कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो लैंग्वेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी क्वेश्चन में। आफ्टर 10 मिनट रिड्यूस टू 0.28 मोलैरिटी, ठीक है। मतलब ये कि पहले कंसंट्रेशन ये थी, फिर बाद में कुछ टाइम के बाद ये हो गई, ठीक है, और वो भी 10 मिनट में, ठीक। Calculate the ratio of disappearance of I negative and production of I2। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ I नेगेटिव, क्योंकि यहीं से अगर हम जैसे ही हमने ये कैलकुलेट कर लिया इसके बाद हम प्रोडक्शन ऑफ I2 इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर इनका रेशो निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ अच्छे से, यहाँ पर सॉल्यूशन है, ठीक है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ I नेगेटिव कैसे लिखेंगे इसे, मैंने कैसे बताया था, I नेगेटिव कहाँ है, रिएक्टेंट की साइड है, ठीक है। तो ये ठीक है, ये रहा। तो अब ये कैसे करेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन। देखो DI नेगेटिव अपॉन में dt का मतलब है चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशन देख लो, पहले कितनी थी 0.30, बाद में कितनी होगी 0.28, कितने टाइम में 10 मिनट में। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.002, ठीक है। क्या नाम है, मोलैरिटी पर मिनट, ठीक है जी। ये चीज क्लियर हो रही है, समझ रहे हो, मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या आया है, ठीक है। अच्छा, अब हम निकालते हैं रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ I2। रेट ऑफ प्रोडक्शन या फॉर्मेशन, ठीक है, रेट ऑफ प्रोडक्शन पूरा नहीं लिख रही, समझ जाइए, ऑफ I2। इसे हम कैसे लिखेंगे, dI2 अपॉन में dt। लेकिन अब इसे कैसे लिखेंगे, हमें इसके लिए तो डेटा नहीं गिवन हुआ, लेकिन हमें पता है कि हम जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको हम इक्वलाइज कर देते हैं किसके, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के टर्म्स में और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में। यानी कि अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे, रिलेट कर देंगे। जब इन दोनों को हम रिलेट करेंगे ना तो देखिए एक चीज़ को बहुत ध्यान से समझेंगे यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पर ये मिटा दे रही हूँ ताकि अच्छे से हमारा सॉल्व हो सके। ये मैंने, ये हमारा आंसर, ताकि हमें याद रहे क्या आया था। देखिए अगर मैं बात करूं DI2, ठीक है, इसको पहले क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट
ऑफ रिएक्शन के इक्वल रखेंगे, ठीक है। रेट ऑफ क्यों 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 रखेंगे, देखो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा यही रहेगा, पॉजिटिव लगा दीजिए, और रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, वो भी इसकी आई नेगेटिव की माइनस दिस, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब हमने ये लिखा तो हमें क्या है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को कोरिलेट करना था ना, तो ये दोनों इजीली रिलेट नहीं हो जाएंगे, मतलब वो रिलेट किसकी हेल्प से होंगे, रेट ऑफ रिएक्शन की वजह से, ठीक है। तो अगर हमें क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो अगर हमें ये मिल जाएगा और हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा, और वही रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, मतलब बेसिकली मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप डायरेक्टली रिएक्शन में देखकर मतलब आप ये मत कर देना कि अच्छा di2 अपॉन में dt इज इक्वल टू में di नेगेटिव d2 लगा दिया, नहीं, मतलब वो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन से ही रिलेट होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है ना, और रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से रिलेट होता है। बेसिकली यहाँ पे कोफिशिएंट आ रहे हैं, तो कोफिशिएंट की वजह से मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। मतलब ये इसको डायरेक्टली आप इस वाले टर्म के इक्वल मत रख देना, ठीक है। कहने का मतलब ये है, कोफिशिएंट भी आएगा तब जाके आप इसे रिलेट कर पाओगे। अब देखो ये तो हमें पता है, ये हमें कितना दिया है, ये अभी हमने निकाला था, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, अब इसको देखो, -1/2, और ये वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 0.002। तो हम ये जब निकालेंगे तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन भी आ जाएगी, और हमारे पास di2/dt, जो कि डायरेक्टली किसको बताया, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ I2। तो अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, अब मैं इसे इरेज कर दे रही हूँ, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा 0.001 मोलैरिटी पर मिनट, ठीक है। तो ये हो गया। तो इस तरीके से हमारा जो है आंसर यहाँ पर कैलकुलेट हो जाता है, कितना आएगा, 0.001 मोलैरिटी पर मिनट, ठीक है। अब क्योंकि ये प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट के बारे में बात करी जा रही है, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन रहेगा, और यहाँ पर भी कैसा रहेगा, हमारा पॉजिटिव साइन रहेगा, ठीक है। माइनस किसके टर्म्स में आ रहा था, हमारा जो रिएक्टेंट है इसके टर्म्स में आ रहा था, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का रेशो निकाल लेंगे, मतलब जो हमारा इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आई नेगेटिव और रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दिस। तो आप देख सकते हैं इसका जो रेशो आएगा, रेशो कैसे निकालेंगे, देखो जो चीज पहले लिखी है, कैलकुलेट द रेशो ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आई नेगेटिव। डिसअपीयरेंस ऑफ आई नेगेटिव कितना था हमारा, 0.02, ठीक है। तो पहले इसे ही लिखेंगे। अच्छा, और हमारा प्रोडक्शन ऑफ I2 कितना आया, 0.001 मतलब, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2:1, ठीक है। तो ये हमारा आंसर रहने वाला है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट आर सेम फॉर अ, मतलब हमारा जो रेट है उसकी जो मतलब यूनिट है वो, और रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है वो इक्वल या सेम कब आएगी, 0 ऑर्डर रिएक्शन, 3rd ऑर्डर रिएक्शन, 1st ऑर्डर रिएक्शन, या फिर 2nd ऑर्डर रिएक्शन। तो इसमें सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज रेट, रेट कांस्टेंट ये क्या है, और यूनिट कैसे, मतलब किसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पर, क्या है, ठीक है। ये ऑर्डर्स वगैरह के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमारा लॉ ऑफ मास सेक्शन है वो क्या बताता है, सबसे पहले तो मान लो एक मैंने ये रिएक्शन लिख दी है, तो हमारा जो लॉ ऑफ मास सेक्शन क्या कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जिसे हम सिंपली रेट भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये इसको डिनोट करते हैं, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा, चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, जो चेंज इन कंसंट्रेशन है हम उसे x से डिनोट करें, dx/dt, मतलब ये क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर रिएक्टेंट है तो माइनस आ जाएगा, प्रोडक्ट है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और साथ में कोफिशिएंट आ जाएंगे, ठीक है। अभी हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सिंपली अगर रेट लिखना चाहें तो हम ऐसे टर्म, मतलब इस टर्म में लिख सकते हैं। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, द प्रोडक्ट ऑफ
कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट मतलब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, किसकी कंसंट्रेशन, जो भी हमारे रिएक्टेंट हैं, ठीक है, एंड ईच इज रेज्ड बाय इट्स स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट, ठीक है, और इसके जो स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट है वही इनकी पावर बन जाएगी। ये है रेट लॉ की एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास सेक्शन, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर रेट जिसे कहते हूँ कि मतलब अब मैं इसे हटा दूंगी, इसको लूंगी, ठीक है। अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाऊंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। जो एक कांस्टेंट आया है तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, रेट कांस्टेंट, ठीक है। रेट तो हमारा ये होता है, ठीक, और रेट कांस्टेंट हमारा के, ठीक है, जिसे हम वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारी ये एक्सप्रेशन आ गई। अब इसने क्या बोला है कि हमारी जो रेट की कंसंट्रेशन है, जो रेट की जो यूनिट है, यहाँ पे जो यूनिट आएगी, देखो बेसिकली क्या आ जाएगी हमारी, कंसंट्रेशन है यहाँ पर और यहाँ पर टाइम है, तो कंसंट्रेशन और टाइम के टर्म में हमारी यूनिट आएगी रेट की, ठीक है। और रेट कांस्टेंट की यूनिट ये सेम कब आएगी। अब एक बात बताओ, इसकी और इसकी यूनिट सेम कब आएगी, जब ये फैक्टर हमारा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये खत्म हो जाएगा, कैसे खत्म होगा, हम इसे 1 बनाएंगे, मतलब इस फैक्टर को और इस फैक्टर को 1 बना देंगे, तभी हमारे पास क्या आ जाएगा, ये और ये 2 टर्म्स रह जाएंगे। अब सोच के देखो, ये और ये 1 कब बनेगा, जब हमारे पास जो पावर है वो हमारी क्या हो जाएगी, ए हमारी 0 हो जाएगी और बी भी हमारी क्या हो जाएगी, 0। अब ए और बी मतलब दोनों ही जो हमारी पावर है वो कैसी हो जाएंगी, 0। जब 0 0 हो जाएंगी तो इसका मतलब क्या है, ये टर्म हमारी 1, किसी की भी पावर, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट जानते होंगे कि किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, 1। ये भी बना गया, ये भी बना गया, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसे लिखना चाहूंगी मतलब सही तरीके से, तो देखिए कैसे लिखूंगी, मैं इसको यहाँ से इरेज करके देखो, मतलब ये कि जब हमारी कंसंट्रेशन देखो, अगर A 1 हो जाती है, V 1 हो जाता है, तो हमारा ये देख लीजिए, इसकी पावर क्या बोल रही हूँ, A की वैल्यू 0, V की वैल्यू 0, तो हमारे पास यही हो जाएगा, ठीक है। और किसी की भी पावर 0 होने का मतलब क्या हो जाएगा, 1, तो ये पूरा फैक्टर 1, ठीक है। तो अब जो हमारी रेट की जो यूनिट होगी वही हमारी किसकी यूनिट हो जाएगी, रेट कांस्टेंट की। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि यहाँ पर हमने क्या वैल्यू रखी, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, ठीक है। तो अब ये जो ए और जो बी थे हमारे पास, ये क्या है, अगर इन दोनों का सम कर दिया जाए तो हम सम मतलब वही ना कि एडिशन कर दिया जाए, तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो निकल कर आएगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है ये हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले बस मैं आपको यहाँ पर इतना बता रही हूँ कि अगर इन पावर्स को ऐड कर दिया जाए तो वो हमें क्या मिल जाएगा, ऑर्डर। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि 2 ही रिएक्टेंट थे तो 2 रिएक्टेंट लिखे हैं, जितने भी रिएक्टेंट होंगे हम उन सभी के बारे में लिखेंगे, ठीक है। वो रिएक्शन टू रिएक्शन डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी वही चीज़ है कि बेसिकली यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो ए और बी इन दोनों की जो रिएक्टेंट की जो पावर होती है ना, अगर हम उनको ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाता है, ऑर्डर। तो आप देख लीजिए, अगर हमारे पास ए और बी की वैल्यू 0, यानी कि ए प्लस बी की वैल्यू 0, तो यानी कि डायरेक्टली हमारा ऑर्डर कितना आ गया, 0। यानी कि हमारा जो रिएक्शन अगर 0 ऑर्डर की होगी तो हमारे पास जो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट एंड रेट जो है वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो इसका आंसर हमारा सीधे सीधे क्या आ जाएगा, 0 ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखते हैं। असर्शन रीजन है बेसिकली। असर्शन क्या है, द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिएक्शन आर द सेम। ये वही क्वेश्चन है जो अभी हमने मतलब पहले अभी इससे जस्ट पहले ही किया था, ठीक है। इसका मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिपीट हुआ है। और रीजन, इन 0 ऑर्डर रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। असर्शन रीजन के ऑप्शंस आपको पता ही होंगे, है ना। ऑप्शन ए क्या है, बोथ असर्शन और रीजन आर ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बी ऑप्शन है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट reason is not the correct explanation of assertion.
सी ऑप्शन क्या है, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। डी क्या है, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, सबसे पहले ये क्या है, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिएक्शन आर द सेम। क्या ये स्टेटमेंट देखते हैं पहले, क्या ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है या गलत है। ठीक है, देखो अभी हमने क्या डिस्कस करा था थोड़ी देर पहले ही, जो रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट और जो रेट ऑफ रिएक्शन है जीरो ऑर्डर के लिए वो सेम है। अभी जस्ट इससे पहले ही मैंने ये आपको दिखाया था कि जो रेट है वो यहाँ पर जीरो, ये दिखाया था मैंने। ठीक है, कि रिएक्टेंट की पावर अगर हमारी जीरो हो जाएगी तो इससे ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर हो गया तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आएगी, ये आएगी। ठीक है, क्योंकि इसकी पावर जीरो हो गया तो ये पूरा फैक्टर वन बन गया ना, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगी। अब जब ये एक्सप्रेशन आएगी इसका मतलब यूनिट सेम हो गई है। यूनिट सेम कब हुई है, जब हमारी जो रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो क्या है, जीरो है। तो इसका मतलब ये असर्शन तो बिल्कुल सही है। अब इसने क्या बोला है, रीजन, इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बिल्कुल सही बात है। क्यों, देखो यहाँ पर जो रेट है, यहाँ पर जो रेट की डिपेंडेंसी है, रेट ऑफ रिएक्शन की जो डिपेंडेंसी है वो किस पर है, सिर्फ और सिर्फ रेट कांस्टेंट पे। यहाँ पे अगर हम देखें कोई भी रिएक्टेंट नहीं आ रहा है, तो जब एक्सप्रेशन में हमारा रिएक्टेंट ही नहीं आ रहा है तो दैट मीन्स जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे इंडिपेंडेंट है। मतलब आप चाहे रिएक्टेंट है कितना भी आप कम ले लें, कितना भी ज़्यादा ले लें, उससे रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए तो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर का मतलब क्या, कि कंसंट्रेशन ऑफ जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जो पावर है वो क्या रहेगी, जीरो रहेगी। तो जीरो रहेगी, इसका मतलब ये फैक्टर वन रहेगा। वन रहने का मतलब ये है कि कंसंट्रेशन आप रिएक्टेंट की कितनी भी इंक्रीज कर ले, डिक्रीज कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला रेट पर। तो इसका मतलब बिल्कुल सही, रीजन जो है वो बिल्कुल सही बता रहा है कि जो जीरो ऑर्डर की जो रिएक्शंस होती हैं उसमें जो रेट है रिएक्शन का वो इंडिपेंडेंट होता है हमारे रिएक्टेंट के। तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि असर्शन और रीजन अपने आप में बिल्कुल सही है। ठीक है, और रीजन एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, बिल्कुल सही, क्योंकि ऑर्डर जीरो है तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं है हमारा रेट, तो इसी वजह से हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देख लीजिए। द एक्टिवेशन एनर्जी, जिसे हम ई ए से डिनोट करते हैं, ठीक है, ऑफ अ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स। यहाँ पर आपको क्या देखना है, जो एक्टिवेशन एनर्जी है किसी भी रिएक्शन की, हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है, लेकिन ग्राफ में किस तरीके से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये स्लोप वगैरह क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ए ऑप्शन है टी अपॉन में नेचुरल लॉग के वर्सेस 1 अपॉन में टी। मतलब ये ग्राफ के बारे में दिखाया है कि हमारा जो ग्राफ है क्या नाम है, तो हम जब प्लॉट करेंगे तो वहाँ पे हमें कुछ स्लोप दिखाई देगी, वो जो स्लोप है उससे हम एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। तो वो ग्राफ किसके बीच में होता है, हमें बेसिकली ये बताना है। ठीक है, और इसके बाद बी ऑप्शन नेचुरल लॉग के अपॉन में टी वर्सेस टी। सी ऑप्शन क्या है, नेचुरल लॉग वर्सेस 1 अपॉन में टी। डी ऑप्शन क्या है, नेचुरल लॉग के वर्सेस टी। तो सबसे पहले ना मैं एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बताती हूँ। एक्टिवेशन एनर्जी नाम से क्लियर है, एक्टिवेशन मतलब एक्टिव, यानी कि ये कि जो हमारा रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनेगा, तो पहले रिएक्टेंट को रिएक्ट करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होती है ना, तो दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, मतलब एक्टिवेट होने के लिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तभी बनेगा ना जब रिएक्टेंट के पास इतनी सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी होगी कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो वो सफिशिएंट एनर्जी क्या है, हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एक्चुअल में देखिए क्या है, जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो टेम्परेचर से किस तरीके से रिलेट होती है, किस तरीके से कौन सा फैक्टर है जिस तरीके, मतलब जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है वो हमारी कैलकुलेट होती है। तो एक्चुअली में ये चीज़ बताने के लिए कौन आया था, आर्रेनियस आया था। ठीक है, तो आर्रेनियस इक्वेशन क्या थी हमारी, K इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन में आर टी। ये आर्रेनियस ने इक्वेशन दी थी, और इसका मतलब क्या है, K इज योर रेट कांस्टेंट, A इज योर फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ई रेज़ टू द पावर माइनस ई ए क्या है, हमारी एक्टिवेशन एनर्जी, और आर इज द गैस कांस्टेंट और टी इज द टेम्परेचर। इस तरीके से उन्होंने बताया था कि इस तरीके से हमारा जो टेम्परेचर है, एक्टिवेशन एनर्जी और जो रेट कांस्टेंट वो कोरिलेट करता है। ठीक है, इससे बेसिकली ये पता चलता है कि हमारी जो
क्या नाम है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू किस तरीके से अफेक्ट होती है टेम्परेचर और एक्टिवेशन एनर्जी। जब रेट कांस्टेंट की वैल्यू अफेक्ट होगी तो ऑब्वियस बात है रेट ऑफ रिएक्शन भी हमारा अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें अगर मैं देखूं, देखो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करने जाऊं तो सबसे पहले देखो क्या करना पड़ेगा। मैं दोनों तरफ क्या कर रही हूँ, लॉगरिथम ले रही हूँ, ठीक है। दोनों तरफ मैंने लॉगरिथम लिया, ठीक है। अच्छा, अब ये a और ये वाला जो फैक्टर है इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन, मतलब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है यहाँ पर, तो मतलब जब हम लॉग लेते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस का साइन आ जाता है। जब भी दो चीजों का जो प्रोडक्ट होता है और जब हम लॉग ले रहे होते हैं तो क्या होता है, इसका लॉगरिथम जब हम लेंगे, इसका लॉगरिथम जब लेंगे तो इनको आपस में हम प्लस कर देते हैं, ठीक है। अब ये और ये कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास, ठीक है। अच्छा, ये पावर क्या हो जाती है, आगे आएगी, ठीक है। मतलब ये कैंसिल हो जाता है और ये पावर क्या हो जाती है, आगे आ जाती है, ठीक। अब ये नेचुरल लॉग को नॉर्मल लॉग बेस टू दी 10 में अगर कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। जब नेचुरल लॉग से हम लॉग बेस टू दी 10 पे मतलब हम शिफ्ट होंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। तो अगर कोई आपसे पूछे कि आर्हेनियस इक्वेशन क्या है, तो ये तो आर्हेनियस इक्वेशन ये रही, लेकिन कोई पूछे कि लॉगरिथम ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन क्या होगा, तो हमारा आंसर ये रहेगा, ठीक है। आपने मैथमेटिक्स में देखा होगा डिफरेंट शेप्स के ना डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स आते हैं, जैसे पैराबोला का अलग ग्राफ आता है, मतलब ये क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल का कुछ अलग आता है, मतलब मुझे सारे तो याद नहीं है, बट हम जब करते थे तो मतलब स्ट्रेट लाइन का अलग ग्राफ आता था, तो ये उसी से रिलेटेड है। तो देख लीजिए इसको ना, अगर मैं कंपेयर करूं तो एक ना ये ऐसी इक्वेशन बन रही है और ये बनती है हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। मतलब अगर हम स्ट्रेट लाइन लेते हैं तो उसकी इक्वेशन ये होती है और इसी को हम ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी है, देख लीजिए ये है हमारा, ये वाई एक्सिस पे जो हमारा फैक्टर रहेगा, और m क्या होती है, स्लोप होती है, और x इज वेरिएबल, मतलब ये कि y के साथ x जो है वेरी कर रहा है। m तो स्लोप है, स्लोप वेरी नहीं करेगी, c इज द कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो मतलब वेरिएशन जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं वो y और x, मतलब y के साथ x रिलेट है, तो इसीलिए x जो है आपका वेरिएबल है। यहाँ पर अगर हम देखें ना तो हम इसे कांस्टेंट मानेंगे कि इसे कांस्टेंट मानेंगे। देखो सबसे पहली बात तो ये मैंने बताया था ना, a जो है फ्रीक्वेंसी फैक्टर ये कांस्टेंट होता है, तो इसको तो हम x वाले टर्म में, ये वाले टर्म तो हम इसे रख ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल है हमारे पास, यहाँ वेरिएबल नहीं है, ठीक। तो ये हमारा फैक्टर किस में कन्वर्ट हो जाता है, c में, तो ये रहा c। अच्छा, और ये mx, ये हमारा mx फैक्टर है, ठीक है। अब अगर देखें तो यहाँ पर एक स्लोप है और यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा हमें कि कौन सी चीज है जो कांस्टेंट है और कौन सी चीज है जो वेरी करेगी। तो देखो गैस मतलब एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की तो वैल्यू सेम रहेगी और R इज द गैस कांस्टेंट, तो यहाँ पर जो वेरी करेगा वो क्या करेगा, टेम्परेचर। तो इसका मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल है हमारे पास क्या रहेगा, T, ठीक। तो अब इसे अगर मैं कंपेयर करूं तो आपको नहीं लगता है ये y फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो ग्राफ बनेगा किसके बीच में बनेगा, लॉगरिथम के, ठीक है, और किसके बीच में बनेगा, जो जैसे यहाँ पर क्या है, y और x के बीच में ग्राफ बनेगा ना, जो वेरिएबल हैं जो मतलब रिलेट कर रहे हैं, बाकी तो कांस्टेंट है, और ये स्लोप है जिसे हम इंटरसेप्ट सॉरी स्लोप बोलेंगे, और ये c हमारा जो कांस्टेंट है वो इंटरसेप्ट भी कहलाता है, ठीक है। तो अभी मैं बता दूंगी इंटरसेप्ट क्या है। तो पहले तो ये y फैक्टर हो गया, यानी कि y एक्सिस पे हमारा लॉगरिथम k रहेगा, ठीक। अच्छा, और क्या नाम है, और x एक्सिस पे क्या रहेगा, ध्यान देंगे ये पूरा का पूरा m फैक्टर है, और ये पूरा जो मैं अलग से हाईलाइट कर रही हूँ, ये 1/t हमारा क्या हो जाएगा, x। यानी कि पता चल गया ना कि हमारा ग्राफ किसके बीच में लगेगा, लॉगरिथम k और 1/t। अच्छा, और c क्या है, ये प्लस c क्या है, c हमारा ये जो कांस्टेंट है जिसे हम इंटरसेप्ट भी बोलते हैं, और m क्या है हमारी ये स्लोप। अब इसको अगर मैं मतलब ग्राफ में प्लॉट करूँ तो क्या बनेगा, देखो ठीक है।
ये आएगा आपका लोगैरिथम के, और यहाँ आएगा 1/t, 1/t है, ठीक है। तो ये y और ये x हो गया, और c इज द इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब हमारी जो वैल्यू, हमारी जो ग्राफ जो आएगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये c वही बताता है, यानी कि इंटरसेप्ट हमें वही बताता है। तो log a, तो यहाँ पर मानो हमारा ग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, इंटरसेप्ट, और यही हमें क्या देगा, log a की वैल्यू देगा, ठीक है। अब ये क्या है, ये देखो, अब ये ना लाइन आ रही है ना, स्ट्रेट लाइन ऐसे इंक्लाइन हो रही है, तो ये स्लोप बना रही है। तो ये स्लोप हमें कौन सा फैक्टर बताएगा, यानी कि m यहाँ पर क्या है, -EA/2.303 r। तो ये हमारी स्लोप हो गई। तो आप क्या करोगे, स्लोप मतलब यही तो इसने बोला है कि एक्टिवेशन एनर्जी आप किसी भी रिएक्शन की कैसे कैलकुलेट करोगे, विद फ्रॉम द स्लोप से, ये तो ऑलरेडी बता रहा है। तो स्लोप से मैंने अभी बता दिया, m हमारी स्लोप है, स्लोप से कैलकुलेट करोगे, ठीक है। लेकिन वो ग्राफ किसके बीच में बनेगा, तो आप देख लीजिए लोगैरिथम के और 1/t। अगर आपको यहाँ पर ना लोगैरिथम के नहीं दिया है, नेचुरल लॉग दिया गया है, तो आप यहाँ से देख लेना, हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे, मतलब कोई फर्क नहीं है, बस यहाँ पे 2.303 आ रहा है, ठीक है। अदरवाइज अगर आप नेचुरल लॉग को लेकर कर रहे हैं तो हमारी इक्वेशन ये बनेगी। अगेन हमारा m फैक्टर ये रह जाएगा, मतलब स्लोप ये रहेगा, ठीक है, और इंटरसेप्ट ये रहेगा, और हमारा y एक्सिस ये रहेगा, और 1/t ये हमारा हो जाएगा x एक्सिस। तो देख लीजिए लोगैरिथम नेचुरल लॉग के और 1/t के बीच में हमारा जो है ग्राफ प्लॉट होगा। तो देख लीजिए इसका आंसर क्या रहने वाला है, आप देखेंगे c, नेचुरल लॉग वर्सेस में 1/t। और अगर कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है ना कि लोगैरिथम बेस्ड मतलब बेस्ड टू दी 10 जो k है वो और 1/t, तो दोनों ग्राफ सेम बनते हैं, बस थोड़ा सा यहाँ पर इसका फैक्टर का यहाँ पर फर्क है, और कोई फैक्टर तो मतलब इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, क्लियर। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन जो है सॉल्व होता है। बेसिकली मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ, डायरेक्टली मैं ये भी बता सकती थी आपको, बट एक्चुअली मतलब मैं ऐसा सोचती हूँ कि एक एक चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए कि एक्टिवेशन एनर्जी और ये मतलब ये ग्राफ कैसा आया है, किस तरीके से, और इसको और भी ज़्यादा हम डेप्थ में समझेंगे जब मैं टॉपिक डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स with energies equal to or greater than EA, एक्टिवेशन एनर्जी। देखो ये ना सीधा सीधा क्वेश्चन है, देखो मैं आपको बता देती हूँ। आरएनएस इक्वेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आरएनएस इक्वेशन, ठीक है। इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, देख रहे हो आप कितने क्वेश्चन, अभी और भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो बहुत ध्यान से कीजिएगा। देखो हमारा जो आरएनएस इक्वेशन ये है, अगर हम इसे ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, तो बेसिकली ये फैक्टर हमें क्या बताता है, ये फैक्टर हमें बताता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये फैक्टर, ठीक है। अब ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है ये क्या है, मतलब किस किस चीज का फ्रैक्शन है, मतलब मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन है, लेकिन किस बात के लिए। देखो मान लो आपने रिएक्टेंट लिया, ठीक है, उन सभी में जो भी मॉलिक्यूल्स हैं जो रिएक्शन करेंगे, क्या उन सभी के पास एक जैसी एनर्जी होगी, नहीं। वो मतलब क्या नाम है, कुछ मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी होगी कि जो आगे रिएक्शन कर पाए, और कुछ मॉलिक्यूल्स के पास रिएक्शन मतलब इतनी ज़्यादा एनर्जी, सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी नहीं होगी, ठीक है। उसके लिए उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो अभी हम उसमें डेप्थ में नहीं जाएंगे। बस ये समझ लीजिए कि मतलब जितने भी, अगर मान लो 10 के 10 मॉलिक्यूल्स हैं हमारे मतलब रिएक्टेंट में, ठीक है, तो 10 के 10 सारे रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि सारे 10 के 10 मॉलिक्यूल्स के पास इतनी सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी नहीं होगी कि वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना दें, ठीक है। तो उन 10 मॉलिक्यूल्स में से कितने ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब वो फ्रैक्शन क्या है कि जो हमारी रिएक्शन आगे कन्वर्ट, मतलब रिएक्शन जो है वो आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स का जो फ्रैक्शन है वो हमें क्या बताता है, K/A। इस रेशो से हम निकाल सकते हैं। और कौन से मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल्स जिनके पास इतनी सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी है या उससे ज़्यादा, सफिशिएंट अमाउंट मतलब ये कि जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा, या तो उसके बराबर या उससे ज़्यादा एनर्जी है, ताकि वो रिएक्शन को आगे कंटिन्यू कर सकें। वो
सफिशिएंट एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। मैंने बताया था ना एक्टिवेशन एनर्जी मतलब क्या, कि रिएक्शन होने के लिए रिएक्टेंट के पास कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए ना, तभी तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो वो जो फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी वो क्या है हमारी ई ए, मतलब जिसे हम एक्टिवेशन एनर्जी है कहते हैं। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी मतलब उन जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स आया, ठीक है, जैसे 10 में से 7 मॉलिक्यूल्स के पास इतनी सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी है, तो फ्रैक्शन 7/10, ठीक है, तो ये ऐसा, ये जो फ्रैक्शन आया है ये मतलब इतनी हमारे पास एनर्जी है इन मॉलिक्यूल्स के पास कि वो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या फिर एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा वैल्यू ऑफ एनर्जी कैरी करते हैं, जिससे रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो वही चीज़ है ये कि क्या नाम है, ये इसने यही पूछा था कि कौन सा फैक्टर है, मतलब क्या चीज़ है जो आयोडीन इक्वेशन में, ऐसे क्या चीज़ है जो ये बताता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बताता है जिनकी एनर्जी जो है या तो वो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर होगी या फिर एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होगी, तभी रिएक्शन होगी। तो हमें कौन सा फैक्टर बताता है, K अपॉन में A। ठीक है, ये होता है, और ये किसके इक्वल है हमारा, e⁻⁻⁻ तो आप देख लीजिए कौन सा मैच हो रहा है, ऑफकोर्स ये ए ऑप्शन वाला। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, A। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए, द रोल ऑफ अ कैटलिस्ट इज टू चेंज। देखो जैसे हम आपने सुना होगा ना कि हम रिएक्शन में कई बार कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो उसका रोल क्या होता है कैटलिस्ट का। ठीक है, ए ऑप्शन गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन, मतलब ये क्या चेंज करता है कैटलिस्ट, गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन चेंज कर देता है, क्या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन चेंज कर देता है, या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज कर देता है, या फिर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन चेंज कर देता है। ये हम इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी सीख चुके हैं कि जो कैटलिस्ट होता है उसको ऐड करने से हमारी गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होती है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी चेंज नहीं होती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वगैरह कुछ चेंज नहीं होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो मतलब कांस्टेंट है ना, मतलब ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस से इससे कोई, इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। मेन है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, ये चेंज होता है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो सपोज करो हमारे पास, अगर हम ये ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये है कोलिजन, ठीक है, कोलिजन नंबर, ठीक, मतलब वही रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने का रास्ता जो है, और ये है हमारी एनर्जी। ठीक है, हमारे पास जो ग्राफ है एनर्जी और कोलिजन नंबर। तो सपोज करो कि मान लो एक रिएक्टेंट है जिसकी अपनी कुछ एनर्जी है, और इसे रिएक्ट होने के लिए इतनी एनर्जी, ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है, और ये हमारे पास क्या है, एनर्जी, मतलब ये कि इतनी एनर्जी पर आकर ही हमारा जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रिएक्टेंट यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी है वो क्या है, हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेट होने के लिए मैंने बताया था ना, एक्टिवेशन एनर्जी मतलब क्या, कि रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो एक्टिवेट हो सके और वो रिएक्टेंट से किस में कन्वर्ट हो सके, प्रोडक्ट में। तो ये हमारे पास, ठीक है, रिएक्टेंट की जो मतलब यहाँ से और यहाँ थ्रेशोल्ड, मतलब कि मिनिमम एनर्जी जिसमें हमारा जो है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, यहाँ तक के बीच के एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। अब क्या होता है, मैं बता देती हूँ, कैटलिस्ट डालने से क्या होता है। देखिए कैटलिस्ट डालने से क्या होता है कि ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना, ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगी। अगर मैं इसको ग्राफ प्लॉट करके देखूं ऐसे, मतलब देख रहे हो कि पहले एक्टिवेशन एनर्जी हमारी इतनी लग रही थी, लेकिन अब कितनी लगेगी, सिर्फ और सिर्फ इतनी लगेगी। ठीक है, मतलब इतनी। क्लियर हो रहा है। तो यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी हमारी क्या हो गई, यहाँ पर कम हो गई, जिसकी वजह से हमारी जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। और जरूरी नहीं है कि हमेशा रिएक्शन फास्ट हो, कुछ कैटलिस्ट ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम नेगेटिव कैटलिस्ट बोलते हैं, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है, इसी ग्राफ को अगर ले हम, एनर्जी वर्सेस कोलिजन नंबर, ठीक है, तो मान लो रिएक्टेंट है, ये रहा रिएक्टेंट और ये रहा प्रोडक्ट, ठीक है, और ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी भी। ठीक है, तो अगर हम नेगेटिव कैटलिस्ट डाल देते हैं तो कई बार क्या होता है, ऐसे ये, ठीक है, मतलब आप देख रहे हो पहले हमें एक्टिवेशन एनर्जी कितनी कम चाहिए थी,
लेकिन अब कैटलिस्ट डालने से हमारी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ गई है, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, तो मतलब हमें ज़्यादा चाहिए, तो इसका मतलब हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा स्लो हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो चेंज होती है। एक्टिवेशन एनर्जी हो सकता है कम हो जाए, हो सकता है एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाए, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कैटलिस्ट विच वी आर यूजिंग, ठीक है। जो भी हम कैटलिस्ट हम यूज करने वाले हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट के टाइम पे ये ग्राफ आता है, नेगेटिव कैटलिस्ट के टाइम पे ये ग्राफ आता है, तो समझ गया। तो दैट मीन्स हमारा जो कैटलिस्ट का जो रोल है वो क्या मतलब चेंज करना है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, राइट अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द सेम। ये तो बहुत आसान है, सीधा सीधा क्वेश्चन है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो किस तरीके से अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। तो जनरली ये पाया गया था कि हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, ये जो होती है इंक्रीज हो जाती है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। और कई बार ये रिएक्शन में भी देखा गया, मतलब कि कई बार रिएक्शन डबल और ट्रिपल हो जाती है विद एवरी इंक्रीमेंट इन 10 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर। मतलब ये कि हम ना मतलब बहुत सारी रिएक्शन को मतलब हम मतलब कि साइंटिस्ट लोग ने जब स्टडी करा तो देखा बहुत सारे रिएक्शंस में ऐसा हो रहा था कि जो रेट है वो डबल और ट्रिपल भी मतलब हो जा रहा था अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये, इसका अगर हम आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। और इसकी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कि आर्हेनियस ने ही दी थी, तो वो क्या है हमारा ये, ठीक है। मैंने बता दिया K इज योर रेट कांस्टेंट, A इज फ्रीक्वेंसी फैक्टर विच इज आल्सो अ कांस्टेंट, और EA एक्टिवेशन एनर्जी, R गैस कांस्टेंट, D इज द टेम्परेचर। ये रिलेशन है हमारा, ठीक है। अगर इसमें लॉगरिथम लेकर करें तो ये बनेगा, ठीक है। और कन्वर्ट करते हैं लॉग बेस 10, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 2.303 RT। तो ये तीनों ही इक्वेशन देखो, क्योंकि हम ना एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप तीनों एक्सप्रेशन लिख देंगे, तो दिस विल बी योर बोनस पॉइंट। मतलब ये कि अच्छे से एकदम क्लियर हो जाएगा एग्जामिनर को, तो इससे क्या है आपके मार्क्स मतलब फुल, मतलब इसमें कोई नंबर कट नहीं कर सकते। तो मैं तो ये कह रही हूँ कि जो भी टॉपिक आपको आता है उसे अच्छे से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अच्छे से लिखा दो और ना इसको एक एक फैक्टर को बताया करो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप इस तरीके से लिखेंगे और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन फिनिश होता है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देख लेते हैं। द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन वाज कैरिड आउट इन अ सील्ड आइसोथर्मल कंटेनर। मतलब हमारे जो दो रिएक्टेंट हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इनकी रिएक्शन करवाई गई है, ठीक है। सील्ड मतलब कि पूरी तरीके से बंद है वो कंटेनर, और कैसा है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब ये है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया है, ठीक है। द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन इज फाउंड टू बी दिस। मतलब ये कि हमारे पास जो रिएक्शन हुई उसका जो रेट जो फाइंड आउट हुआ तो वो कितना था, रेट इज इक्वल टू K H2 और I2 की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। इफ वन मोल ऑफ H2 वाज एडेड, मतलब ये है कि अगर हम हाइड्रोजन गैस का 1 मोल बढ़ा देते हैं, ठीक है, ऐड कर देते हैं टू द रिएक्शन चैम्बर एंड टेम्परेचर वाज केप्ट कांस्टेंट। टेम्परेचर को कैसा रखा गया, कांस्टेंट रखा गया। देन प्रेडिक्ट द चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या मतलब चेंजेस आएंगे वो बताना है, और रेट कांस्टेंट पे क्या चेंजेस आएंगे वो बताना है। देखो सीधे सीधे सबसे पहले तो रेट कांस्टेंट मैं आपको बता देती हूँ। रेट कांस्टेंट जो होता है वो एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, ठीक है, और पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमारा जो है रेट कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। मतलब ये कि अगर आपने एक रिएक्शन को सेम टेम्परेचर पे रखा है, ठीक है, तो हमारे मतलब और आप कंसंट्रेशन चेंज करते जा रहे हो रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की, जो भी है, ठीक है, तो उससे रेट कांस्टेंट पे तो कोई असर नहीं होने वाला है। रेट कांस्टेंट पे असर कब होगा, या तो जब आप रिएक्टेंट का जो नेचर है वो चेंज करेंगे, मतलब अलग
रिएक्टेंट ले लेंगे तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू अलग आती है, और साथ ही साथ टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो हमारे पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू अलग आती है। यानी कि सपोज करो, मान लो ये रिएक्शन आप ले रहे हो, A to B जा रही है, और आपने पहले इसे लिखा, मतलब कैरिड आउट करा 25 डिग्री सेल्सियस पे, फिर आपने करा 35 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पर सेम रिएक्शन है, तो यहाँ पर आपके रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होगी। बट जैसा कि क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया गया है कि आइसोथर्मल टेम्परेचर रखा गया है, कंटेनर कैसे आइसोथर्मल है, दैट मींस टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है और रिएक्टेंट भी हमारे सेम ही है, तो ऑब्वियस बात है रेट कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो एक क्वेश्चन तो हमारा ये सॉल्व होता है कि रेट कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा इसमें क्या पूछा है कि रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंजेस आएंगे, कितना चेंज आएगा ये नहीं पूछा है, क्वांटिटेटिवली नहीं पूछा है, ठीक है। बस बताया जा रहा है, मतलब बस इतना सा पूछा जा रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी अगर आप देखो, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पर डिपेंड है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पे और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन पे और आयोडीन की कंसंट्रेशन पे। तो अगर आपने इसमें, और ये मतलब सीधा सीधा रिलेशन है, तो आप देख सकते हैं अगर मैंने हाइड्रोजन या फिर आयोडीन की कंसंट्रेशन अगर मैंने चेंज कर दी, मतलब बढ़ा दी, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक। और अगर मैंने इसकी कंसंट्रेशन या इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज कर दी, तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली रेट निकलकर ये आया है। रेट मतलब किस पर डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन पे। किसकी कंसंट्रेशन पे, जो हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है इस पे। तो ये, तो इसको आप क्या लिखेंगे, रेट। और अच्छा, अब इसको पहले समझ लेते हैं। इफ 1 मोल ऑफ H2 वाज एडेड, आपने क्या करा, 1 मोल ऐड करा ना हाइड्रोजन का, दैट मींस कंसंट्रेशन आपने बढ़ाई है। तो कंसंट्रेशन जब आपने बढ़ाई है तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑब्वियसली बात है बढ़ जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज, ठीक है। व्हाइल रेट कांस्टेंट will remain सेम रहेगा, रेट कांस्टेंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, a certain reaction is 50% complete in 20 minutes at 300 Kelvin and the same reaction is 50% complete in 5 minutes at 350 Kelvin। यहाँ पर ध्यान से समझिए, जब आपका टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन है, तो जो रिएक्शन हो रही है, मतलब 50% का मतलब है हाफ जो रिएक्शन कंप्लीट हो रही है वो कितनी हो रही है, 20 मिनट्स में। और वही सेम रिएक्शन अगर 350 केल्विन पे हम कर रहे हैं, तो वही सेम रिएक्शन का जो हाफ लाइफ है, मतलब जो हाफ रिएक्शन वो कितनी देर में कंप्लीट हो जा रही है, 5 मिनट में, विद इन 5 मिनट्स। देख रहे हो यहाँ से टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहे हो रिएक्टिव रिएक्शन पे, ठीक है। आगे बढ़ते, कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी इफ इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब हमें एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और अगर ये रिएक्शन कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये हमें थोड़ा सा हिंट दे रहा है। देखो नॉर्मल आरएनए इक्वेशन तो हमारे पास ये होती है, लेकिन अगर हम दो अलग अलग टेम्परेचर पे ले रहे हैं ना, तो दो अलग अलग टेम्परेचर पे देखें तो हमारे पास जो आरएनए इक्वेशन है वो इस तरीके से बनती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि मतलब हमें मतलब एक्टिवेशन एनर्जी क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। R की वैल्यू हमें गिवन है, T2 भी गिवन है, मतलब हमारा जो नया टेम्परेचर है, T1 जो हमारा पुराना टेम्परेचर है वो भी गिवन है, बस हमें ये गिवन नहीं है। तो इसके लिए हमें ये हिंट दिया गया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। मतलब अगर आपको ध्यान हो तो फर्स्ट ऑर्डर जो हमारी रिएक्शन होती है उसके लिए जो हमारा, अब देखो यहाँ पर 50% भी बोला हुआ है, 50% का मतलब है हाफ लाइफ, मतलब ये कि हमारी रिएक्शन अगर हाफ कंप्लीट होती है तो उसका जो टाइम पीरियड है उसे हम हाफ लाइफ बोलते हैं। उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है 0.693 अपॉन में रेट कांस्टेंट। तो हम यहाँ से रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे, कैसे, क्योंकि हाफ लाइफ पीरियड जो है क्या नाम है, कितना है, पहला 20 मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, K की वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, और क्योंकि ये फर्स्ट टेम्परेचर को लेके कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए K1 की वैल्यू हो जाएगी। तो K1 हमारा कितना हो जाएगा, 0.693 अपॉन में 20, ठीक है।
इसी तरीके से हमारी सेम रिएक्शन का जो हाफ लाइफ पीरियड है एट डिफरेंट टेम्परेचर वो कितना है 5 मिनट। तो इसी तरीके से क्या मैं K2 की वैल्यू निकाल सकती हूँ। K2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 0.693 अपॉन में 5। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम और अब इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, करना है। अब देखो फॉर्मूला लिख लिया मैंने। ठीक है, K1 की वैल्यू निकाली है, K2 की वैल्यू निकाली है। देखो कैलकुलेशन तो देखो आप सभी को आती है, बट द थिंग इज कि हमें ना क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ के जो डेटा हमें गिवन है वो हम कैसे यूटिलाइज करते हैं। अभी अगर हम देखें तो लोगैरिथम K2 की वैल्यू हमने रख दी है। ठीक है, और K1 की वैल्यू एक्टिवेशन एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है, R की वैल्यू रख दी और T2 और T1 मतलब ये वैल्यूज रख के हमने यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जब मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो कई बार क्या होता है ना, लोगैरिथम इसको आप देखकर थोड़ा सा होपलेस भी हो सकते हैं कि लोगैरिथम दिया है तो लोगैरिथम हम कैसे देखेंगे क्या। वैसे क्या होता है, लोगैरिथम की वैल्यू आपको दे रखी होगी, क्वेश्चन पेपर में नहीं भी दे रखी होगी, तो आप थोड़ा सा इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो log 4 है तो मतलब क्वेश्चन आपको ऐसे ही दिया जाएगा कि आप इजीली उसे लोगैरिथम को सॉल्व करना है। ठीक है, तो log 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और ये पावर क्या होती है हमेशा आगे आ जाती है। log 2 की वैल्यू जनरली सभी को याद होती है 0.30। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया है 2 को आगे लिख दिया, log 2 लिख दिया है और इसको सॉल्व करके हमारा आंसर ये आ जाएगा। log 2 की वैल्यू 0.30, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा ये अपॉन में, और EA की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे पूरा तो हमारा आंसर जो आएगा कितना आएगा 2.41 इंटू 10⁴ जूल पर मोल। ठीक है, यूनिट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे कई बार यूनिट लगाना छोड़ देते हैं, यूनिट का नंबर कटता है। ठीक है, तो यूनिट जरूर लगाएंगे आप। ठीक, ये जूल में है और अगर इसे किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो आप 24.1 के आसपास आ जाएगा किलो जूल पर मोल एक्टिवेशन एनर्जी। तो इस तरीके से आपका जो है एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट होना था। बेसिकली यहाँ पर जो है हमें हिंट जो दिया जाता है इनडायरेक्टली डेटा को निकालने के लिए, वो हिंट हमें यूटिलाइज करना आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है।